अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं शजया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन सर। हसन साहब, पनामा केस का तारीखी फैसला आ गया, JIT तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। JITs तो पहले भी बनती रही हैं, सहूलत मिर्ज़ा, सानिया मॉडल टाउन, ये सारा कुछ चलता रहता है। अब देखें क्या होता है। पहली बात तो यह है कि PTI को चाहिए जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सके, बड़े जली हरूफ में इसका उर्दू तर्जुमा छापें। अच्छा, ताकि लोगों को पता चले कि हुआ क्या है। फवाद चौधरी ने ट्वीट बिल्कुल किया है, डेथ वारंट है ये इनके लिए। लोगों को पता चले कि ये जहरीली मिठाइयां खा रहे हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, ठीक है। सही। अब इसको देखें ज़रा। एक तो टेक्निकल तरीका है सारी सूरत हाल को देखने का, दूसरा है ज़रा आप कह लें कि तीसरी आंख से देखने का, द वे आई पर्सनली लुक एट थिंग्स। टेक्निकली मैं चीज़ें पढ़ देता हूँ आपको। पहली बात, ये क्यों हुआ? ये कहते हैं ना कि वो जो उनकी प्रेयर थी, और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये पहले भी कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे। 3 जजों ने फैसला टेक्निकल ग्राउंड पे किया है। तीसरी बात, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, कोई ओपन एंडेड मामला नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो सवालात सारे इन्वेस्टिगेट करने हैं वही हैं जो अदालत बार बार पूछती रही है, वो नई बात नहीं है। सवाल यह है कि नए जवाब कहां से आएंगे, नए सबूत कहां से आएंगे, नए जवाब कहां से आएंगे। अच्छा, अब ये कि सिविल इदारे जो आपकी ये JIT जी, अच्छा, सिविल अदारों पे तो लोगों का एतमाद नहीं है, तो ज़ाती मुलाजिम है इनके। सिर्फ MI और ISI, उससे लोगों की बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता हैं। लोग पाकिस्तान की अफवाज से मोहब्बत करते हैं, तो दायर है उनके ज़ैली इदारों पे भी एतबार करते हैं। अच्छा, सवाल आएंगे बड़े बड़े दिलचस्प। हुसैन नवाज ने 84 करोड़ से ज़ायद रकम वज़ीर आज़म को तोहफे में कहाँ से दी? मनी ट्रेल के हवाले से कतरी ख़त जो उनका इकलौता टोटल डिफेंस था, उसकी जगह इन्वेस्टिगेशन में कोई नया सबूत पेश करेंगे? नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कतरी ख़त वाला मामला झूठा था। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि जी क्या मरियम को क्लियर कर दिया गया? बिल्कुल गलत है। वज़ीर आज़म के डिपेंडेंट्स और बेनामीदार वगैरह सब शामिल हैं, ठीक है। ये मैंने वहाँ से ये निकाला, ठीक है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इनसे कोई दोस्ती वाकई करे तो इन्हें मशवरा दे कि स्टेप डाउन कर जाओ, इसी स्टेज पे निकल जाओ इस खेल से, तो उसमें थोड़ी बेहतरी हो जाएगी। वरना अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगी ये जितने सवाल हैं। सबसे अहम बात, बिल्कुल जो आपने कही, ये सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुपरवाइज करना है। मुश्किल हो जाएगा 17वें 18वें 19वें ग्रेड के ज़ाती मुलाजमों के लिए भी, ठीक। अच्छा। आगे चलो। अब एक नाबगा ये लॉजिक पेश कर रहा था कि जी ये बेशतर सवालात का ताल्लुक तो मियाँ शरीफ मरहूम के साथ है। बिल्कुल। तो मेरा एक सादा सा सवाल है कि जिसके एसेट्स आप इनहेरिट कर रहे हो, उसकी लायबिलिटीज, सवाल भी पूछे जाने वाले इनहेरिट करो ना। कल को मेरे बच्चों से पूछता है तो दे आर सपोज टू हैव ऑल द आंसर्स कि कहाँ था बाप, क्या करता था, कब क्या किया। बिल्कुल ठीक है, टैक्स दिया नहीं दिया, व्हाटएवर, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। दूसरी बात, लोगों को जल्दी बड़ी है, हम वैसे ही उजलत पसंद लोग हैं ना। मेरा लॉजिक ये है कि 35 साल पुराना नाजायज कब्जा, 35 साल पुराना नाजायज कब्जा छुड़वाने और तोड़वाने के लिए 35 महीने तो दो, चलो वो भी ना दो, 35 का आधा क्या बना, कितना मेरा ख्याल 15-16, 17.5। तो मैं कहता हूँ 17.5 भी और डिस्काउंट देते हैं, 15 महीने तो दो, 12 तो खा गया ये पनामा का सिलसिला। अब 2-2.5 और महीने की बात है, देख लें क्या होता है। अच्छा, मेरा लॉजिक जो मैंने अपने कॉलम में भी कि अदालती सर्जन्स बैठे, मैंने कहा ना तीसरी आंख से देखता है आदमी जी। तो मैं तो ज़ाहिर है लॉयर नहीं हूँ। अदालती सर्जन्स बैठे, उन्होंने इस केस का पेट फाड़ा। दो ने कैटेगोरिकली बिल्कुल वाजे 2 टोक कहा
कि पेट में रसौली है और मलिग्नेंट है। बिल्कुल। ये कैंसर ज़दा रसौली है और मलिग्नेंट है। बाकियों ने कहा है हाँ रसौली है, मलिग्नेंट भी है, लेकिन एक आध इसकी लैब भेज के रिपोर्ट और मंगवा लो। सही, कि ठीक मज़ीद है, उसको- मेरे जी। नज़दीक ये सूरत हाल है। हाँ। बाकी जो कमाल किया है ना, मैं पर्सनली, मेरा ख्याल था, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है कि मैंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया, लेकिन शेख रशीद ने शायरी की है कि पप्पू दो मज़ामीन में तो हो गया फेल, जी 3 में आ गई उसकी सपली, कहते हो आप लोग, जी। और मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पप्पू पास हो गया। अब ये बड़ा आला एक्सप्रेशन है। उसकी वजह कि मैसेजिंग एक साइंस है, कम्युनिकेट, ये पप्पू को भी समझ आ जाएगी कि क्या कहा है। सही। जो पप्पू बेचारा दो में, कोई पप्पू किसी भी मोहल्ले में बैठा है हाँ। समझ जाएगा। जिसमें ये हमारे- अलग बात है, उसे ये समझ जिस नहीं पे आएगी कि पोजीशन प्राइम वाले कह मिनिस्टर रहे हैं पप्पू यार तंग ना कर। हाँ, तो तो जी। ये इस तरह का मामला है। सही। सब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, पनामा केस के तारीखी फैसले की बात हो रही थी, तो जो जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं या फैसला दिया है उसको आपने देखा तो होगा, क्या आप कहना चाहेंगे? थोड़ा होमवर्क ये छप भी चुका है, लेकिन पीटीआई को बहुत जल्दी उर्दू मोटा पढ़ने में 4वीं 5वीं 6वीं पास बंदा भी पढ़ ले, फैसला जालिमों तुम्हारे बहुत ही बुरी तरह खिलाफ। ये तलवार जो पहले लटक रही थी कच्चे सूत के धागे से बंधी हुई, पहले उसकी हाइट ज्यादा थी, अब वो बिल्कुल यहां आ जी। गई है। ठीक, अच्छा। इज्जत माब जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार साहब ने कहा वज़ीर आज़म सादक और अमीन नहीं रहे। वज़ीर आज़म कौम से और कौमी असम्बली में कौम की नुमाइंदगी और सुप्रीम कोर्ट के साथ ईमानदार नहीं है। वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान का लंदन फ्लैट से मुतल्लिक मौक़िफ़ मुस्तरद। मुल्क के तमाम मुतल्लिका इदारे इस मामले को हल करने में नाकाम रहे। ये इतना बड़ा झूठ है अगर समझ में आए। कतरी ख़त अदालत पे बम की तरह गिराया गया बिल्कुल। और उसने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के केस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन उनको कौमी असम्बली की सीट से डी नोटिफाई करे। शेख अजमत सईद साहब का इजाफी नोट है, अदालत JIT की रिपोर्ट्स की रोशनी में वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला करेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई। ठीक, मियाँ शरीफ की कतर की असानी फैमिली के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात फराहम नहीं की गई। रकम की मुंतकली के बारे में कोई बैंकिंग दस्तावेज़ात नहीं दी गई। हुसैन नवाज़ की जानिब से ये बताने की कोशिश की गई कि मरियम नवाज़ इन 2 कंपनियों की सिर्फ सिग्नेटरी दस्तखत कुनंदा हैं, जबकि वो इसकी मालिक या ट्रस्टी नहीं। हुसैन नवाज़ के मौक़िफ़ की हिमायत में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं की गई। दस्तयाब दस्तावेज़ से ज़ाहिर होता है कि गल्फ स्टील मिल हमेशा खसारे में रही और उसके कर्जाजात असासाजात से ज़ायद थे। गल्फ स्टील मिल के बकायाजात के बारे में तफसील नहीं दी गई और हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के वकीलों ने भी तस्लीम किया कि ज़िम्न में गैप्स मौजूद हैं जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती। अच्छा, मुझे बात बहुत लंबी हो जाएगी आगे। इज़्ज़त माब जस्टिस एजाजुल हसन साहब का भी है कि मैं ये कहने में मजबूर हूँ कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वजाहत से मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा प्रूव करो तो कोई शक शुबा ना रह जाए, चूंकि कोई लल्लू फतू को पटवारी को नायब तहसीलदार तो नहीं, Obviously, Prime Minister तीसरी कहाँ दफा वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले, ठीक है, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की बात हो रही है, तो देखते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के लिए कानूनी टीम की जो फीस और लॉजिस्टिक्स पर 33 करोड़ रुपए के खर्चात आए हैं नून लीग के। देखो बात सुनो, हुकूमत की तरफ से खुश रहो दूसरों के खर्चे पर। ये जो भूखे नंगे लोग हैं ना, पाकिस्तान की जो अपनी आवाम के हाँ एवरेज इनकम जो है चंद हज़ार रुपए गालिबन पता नहीं कितने $100, जिनका 2 वक्त का खाना पूरा नहीं होता, उनको मुबारक हो कि उनके मुंतखब वज़ीर आज़म के केस पे माशाल्लाह
इन्होंने पीटीआई को जवाब देने से, तफसीलात देने से इनकार कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते जाओ, देखते जाओ। सही। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम मजीद इस पे बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुशामदीद। सब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दे दिया कि वज़ीर आज़म साहब 7 दिन में इस्तीफ़ा दें वरना मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। कानून की दुनिया में या कानून को इनसे बेहतर कौन जान और समझ सकता है। एक काबिल मुबारकबाद क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। अगर आपकी बार एसोसिएशन कह रही है कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा, और मेरा ख्याल है ये बड़ा दोस्ताना मशवरा है, ये जितना इसको ड्रैग करेंगे उतने ही ये तंग होंगे। मैं कोई और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। 7 रोज़ा अल्टीमेटम है तो बावकार कम्युनिटी है, और ये इसको लॉजिकल एंड तक, उधर से इमरान, इधर से बुकला बरादरी शुरू हो जाए तो अभी भी मतलब काफी होपफुल है। होपफुल नहीं है, उनको अंदर से पता है कि वो इमरान रोते रहेंगे और नहीं, वो छोड़ेंगे, सुरखरू होते रहेंगे। ये सुरखरू होने के लिए मुंह पे थप्पड़ आप खुद मार लो या कोई जन्नाटेदार थप्पड़ मारे तो सांवले रंग का बंदा भी सुरखरू हो जाता है, सुर्खी आ जाती है ना। तो ये इनकी सुरखरुइयाँ वगैरह मैटर ऑफ अनदर 60 डेज। साहब, ख्वाजा साद रफ़ीकी रेलवे स्टेडियम में स्पोर्ट्स की तकरीब पर आमद पर बच्चों ने गो नवाज गो के नारे लगा दिए, जिस पर पुलिस ने 4 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। और मुझे ये इस कौम के मुस्तकबिल के साथ इतनी रौनक, जिल्लत और ये इसके लिए फिरौनियत भी छोटा लफ्ज़ है। वो टीनेजर्स बच्चे उस उम्र में तो पता नहीं, उन्होंने कह दिया गो नवाज गो, भाई तुम उसको इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो, कोई और तरीके से बाईपास। खास तौर पे साद रफ़ीक एक पॉलिटिकल वर्कर है, सारी ज़िंदगी इसी खेल में गुजारी है, उसको चाहिए तो बेहतर तरीके से हैंडल करता। ज़िल्लत आमेज़ है इस मरहले पर। और एक और बात, ये कहाँ हुआ है? लाहौर में, बिल्कुल, और लाहौर के भी गढ़ में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। और कहते 20 करोड़ के नुमाइंदे। एक और बात मुझे करने दें कि वो गो नवाज गो, अयूब खान कितना बावकार, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, उन्होंने अपने घर में मुलाजमीन के बच्चों को जुलूस निकालते देखा अपने खिलाफ। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, फिनिश्ड। उनको बाहर की सूरत हाल का नहीं पता था। The moment he got the yes, अब आप इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ तो अब JIT में फंस गए हैं, जरदारी की अब बारी है, क्योंकि दोनों का इधर हम उधर तुम वाला फार्मूला खत्म करूंगा मैं। ठीक है, अल्लाह के आसरे। देखो बात सुनो, ऊपर अल्लाह, नीचे अवाम, दरमियान में इमरान एक इस मुल्क की मैं समझता हूँ मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, और चौमुखी। तो हर चोर को टेक ऑन करो भाई। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जब ये सारे सलीबी इकट्ठे हुए तो लोगों ने उसको मशवरा दिया कि टालो वक्त को, ये सब इकट्ठे हो गए हैं सलीबी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बात सुनो, यही तो मौका है इनको इकट्ठे मारने का, मैं कहाँ इनको ढूंढ ढूंढ के अलग-अलग मारूंगा, मुझे एक ही दफा, एक ही झटके में, एक ही दफा मुकाना। लेकिन जॉइंट अपोजिशन से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ज्यादा जोर पड़ेगा। इमरान को नहीं, बिल्कुल। अच्छा, चोरों शिकारों के साथ अल्लाह वारिस है। उसकी वजह है कि जो फैसला होना है ना, अल्टीमेट फैसला इस मुल्क के मुस्तकबिल का, इसकी डायरेक्शन का, हमारी आइंदा नस्लों का, वो तो कहीं ऊपर लिखा है। सो इमरान को इस गंदगी से दूर रहना चाहिए। सही। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया है कि तालीमी निसाब को जदीद बनाकर चला। मैं पहली बार, सच्ची बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा पहले तो आपकी बात का, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है तो मैं गैर मशरूत मोहब्बत और एहतराम का ऐलान करता हूं आज के बाद। इससे बड़ी बात कोई आलिम दीन कर नहीं सकता। बिल्कुल, ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। इल्म हासिल करो चाहे चीन। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात मौलाना ने की है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें करते रहे। सब एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, उसके मुताबिक किताबों की इशाअत में चीन सर फहरिस्त है, अमेरिका का दूसरा नंबर है और बरतानिया का तीसरा नंबर है। देखो ये बड़ा क्लैरिकल सा तरीका है चीज़ों को देखने का। बहुत ही मुझे इस तरह के जब भी तज्जिए या सर्वेज वगैरह आते हैं तो मुझे बड़े रिपोर्ट्स आती हैं तो मुझे अहमकाना सी लगती हैं।
चीन की आबादी है 1 अरब 38 1 अरब 38 करोड़। समझ आई बात? अमेरिका की है सिर्फ 32 करोड़। ठीक है जी। यानी 1 अरब समथिंग चीन की आबादी उनसे ज़्यादा है। यूके बेचारा नन्ना मुन्ना सा 6 करोड़। सो इसका तनासुब निकालें तो अमेरिका और इंग्लैंड चीन को लेंथों से पीछे छोड़ रहे हैं। लर्न टू वर्क आउट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। किताब तो अपने लोगों के लिए छापते हो ना बेसिकली आप, राइट। तो किधर वो इतना सा इंग्लैंड और इतनी सी आबादी चीन के मुकाबले में, तो ये मैं फजूल है। ठीक। अच्छा, इसी नोट में अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।